बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम बाब नंबर 5 के मशक़ी सवालात को हल करेंगे। तो पहले दो सवालात को किस तरह से हल किया जा सकता है उसको प्रैक्टिस करने के लिए आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। बाब नंबर 5 के मशक़ी सवालात देखते हैं। पहले नंबर पर है कि हमने यूनिट्स को तब्दील करना है। जैसे 850 मिलीमीटर मरकरी को एटीएम में कैसे करेंगे, 2,05,000 पास्कल को एटीएम में कैसे करेंगे, टॉर को सेंटीमीटर मरकरी में कैसे करेंगे, एटीएम को पास्कल में कैसे करेंगे। इसी तरह सवाल नंबर 2 अगर देखें, इसमें भी हमने यूनिट्स की ही तब्दीली करनी है कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे करेंगे या केल्विन को डिग्री सेल्सियस के अंदर कैसे करेंगे। तो एक एक करके इन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले मैं सवाल नंबर 1 से शुरू करता हूँ और सवाल नंबर 1 का जो पहला जूज़ है ए जूज़, उसको हल करते हैं। सवाल नंबर 1 का ए जूज़ क्या है? 850 मिलीमीटर मरकरी को हमने एटीएम के अंदर तब्दील करना है। तो मैं इधर लिखता हूँ कि हमारे पास जो प्रेशर हमें बताया गया है वो प्रेशर कौन से यूनिट के अंदर बताया गया है? मरकरी के अंदर 850 मिलीमीटर मरकरी के अंदर बताया गया। जबकि हमने जो प्रेशर मालूम करना है वो प्रेशर किस में मालूम करना है? एटीएम के अंदर मालूम करना चाह रहे हैं। मिलीमीटर मरकरी में बताया हुआ है, एटीएम के अंदर हम मालूम करना चाहते हैं। तो इसको हल करते हैं। एटीएम में मालूम करने के लिए देखें कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले तो मिलीमीटर मरकरी को एटीएम में तब्दील करना है। उस बात को जहन में रखें कि एक एटीएम के अंदर 760 मिलीमीटर मरकरी होती है। अगर एक एटीएम हो तो 760 मिलीमीटर मरकरी, या इसको इस तरह से भी बोला जा सकता है कि 760 मिलीमीटर मरकरी हो तो इसका मतलब एक एटीएम। 760 अगर मरकरी हो तो इसका मतलब एक एटीएम है। हमारे पास 850 मिलीमीटर मरकरी में हमने बताना है कितने एटीएम है। तो हम क्या करेंगे, 850 को 760 के ऊपर तकसीम कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक एटीएम के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 760 मिलीमीटर मरकरी। मैं इधर लिखता हूँ कि हम जानते हैं कि एक एटीएम ये बराबर है 760 मिलीमीटर मरकरी के। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रेशर को एटीएम में मालूम करने के लिए 850 मिलीमीटर मरकरी को 760 के ऊपर तकसीम कर देंगे। तो 760 के ऊपर तकसीम करने पर हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1.11 और ये यूनिट तब्दील हो चुका है और एटीएम में हमारे पास यहाँ पर जवाब आएगा। तो प्रेशर एटीएम के अंदर कितना आएगा? 1.11 एटीएम। ये पहला जूस था। दूसरे नंबर पर देखते हैं बी जूस में हमें क्या बताया गया? उसने कहा कि प्रेशर की जो मिकदार है वो पास्कल के अंदर बताई हुई है और पास्कल से हमने इसको तब्दील करना है एटीएम के अंदर। तो हम लिखते हैं कि प्रेशर जो हमें दिया गया है वो पास्कल के अंदर है और पास्कल के अंदर प्रेशर कितना है? 2,05,000 पास्कल। यहाँ से हमने बताना है कि प्रेशर एटीएम में कितना होगा। एटीएम में प्रेशर बताने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पास्कल और एटीएम के दरमियान में क्या ताल्लुक है। तो हम जानते हैं कि एक एटीएम ये बराबर होता है 101332
5 पास्कल के। तो लिहाजा पास्कल से एटीएम में आने के लिए हम जो भी पास्कल के अंदर वैल्यू दी होगी उसको इस नंबर से तकसीम कर देंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम प्रेशर को एटीएम में मालूम करने के लिए जो पास्कल की मिकदार हमें दी गई है इसको तकसीम कर देंगे एक एटीएम में पाए जाने वाले पास्कल की वैल्यू से, और इस तरह से हमारे पास यूनिट भी तब्दील होकर एटीएम में जवाब निकलेगा और ये आएगा 2.02 एटीएम। तो ये हमारे पास प्रेशर का यूनिट हमने क्या कर लिया है, पास्कल से एटीएम में तब्दील कर लिया। आगे चलते हैं सी जुज़ की तरफ। सी को किस तरह से हल करेंगे। सी में हमने करना क्या है, हमने टॉर को सेंटीमीटर हाइड्रोजीनियम के अंदर तब्दील करना है। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि हमने करना क्या है। हमें प्रेशर बताया गया, प्रेशर की मिकदार दी गई है 560 टॉर, और हमने यहाँ से प्रेशर को मालूम करना है सेंटीमीटर मरकरी। इसको मालूम करने के लिए हम इसको हल कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि टॉर और जो स्टैंडर्ड मिलीमीटर हाइड्रोजीनियम इसका आपस में क्या ताल्लुक है। हम जानते हैं कि जो 760 टॉर हैं ये बराबर होते हैं 760 मिलीमीटर मरकरी के। मैं मसलन लिखना ये चाह रहा था स्टैंडर्ड हालत में कि एक टॉर बराबर होता है 1 मिलीमीटर मरकरी के। तो फिर 760 टॉर जो 1 एटीएम के बराबर भी कहलाता है, ये किसके बराबर होगा, 760 टॉर जो कि किसके बराबर होगा, 760 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि 1 टॉर और 1 मिलीमीटर मरकरी आपस में बराबर है। चूँकि 1 टॉर 1 मिलीमीटर के बराबर है, लिहाजा अगर यहाँ पे 560 टॉर लिखे हुए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि 560 टॉर ये बराबर होंगे 560 मिलीमीटर मरकरी के। तो प्रेशर हमें, मैं टॉर की बजाय अगर प्रेशर को मिलीमीटर के अंदर जाहिर करना चाहूँ तो ये 560 मिलीमीटर मरकरी, ये मेरे पास प्रेशर बताया गया मुझे। मैं इसी प्रेशर को मालूम करना चाहता हूँ मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर के अंदर। सेंटीमीटर के अंदर मालूम करने के लिए प्रेशर को मिलीमीटर की बजाय सेंटीमीटर मरकरी में मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 560 मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए इसको 10 के ऊपर क्या कर दूँगा, तकसीम। क्यों 10 के ऊपर तकसीम करूँगा, क्योंकि मैं इधर लिखूँगा कि 1 सेंटीमीटर ये बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। तो लिहाजा चूँकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर है, तो लिहाजा मिलीमीटर से सेंटीमीटर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आने के लिए मैं 10 के ऊपर ही तकसीम कर दूंगा। तो 560 को जब मैं 10 पर तकसीम करूंगा तो मिलीमीटर मरकरी से सेंटीमीटर मरकरी के अंदर मेरा जवाब आएगा और ये बनेगा 56 सेंटीमीटर मरकरी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रेशर को सेंटीमीटर मरकरी में तब्दील कर चुके हैं। तो यही हमारा मुतल्लका जवाब भी है। आगे चलते हैं चौथे पार्ट की तरफ जो कि डी पार्ट है। इसमें हमने क्या करना है, हमने एटीएम को पास्कल के अंदर तब्दील करना है। एटीएम के अंदर जो प्रेशर बताया गया वो प्रेशर एटीएम में कितना दिया गया है, 1.25 एटीएम, जबकि हमने प्रेशर को मालूम किस में करना है, पास्कल के अंदर। तो पास्कल के अंदर मालूम करने के लिए कैसे इसको हल करेंगे, हम जानते हैं कि जो एक एटीएम है
वो कितने पास्कल के बराबर होता है? 1 ATM बराबर होता है 1.1325 पास्कल के। इसलिए अगर 1 ATM इतने पास्कल के बराबर है तो 1.25 कितने पास्कल के बराबर होंगे? मैं 1.25 को इस नंबर के साथ ज़रब दे दूंगा तो मैं लिखूंगा कि प्रेशर जो है वो मेरे पास ATM के अंदर कितना है? 1.25 ATM है। तो यही प्रेशर पास्कल के अंदर कितना होना चाहिए? ये बराबर होगा 1.25 ज़रब 1.01325। तो जब मैं ज़रब दूंगा तो मेरे पास पास्कल के अंदर जवाब आएगा 101.265 656.25 पास्कल। ये मेरे पास प्रेशर पास्कल के अंदर निकल आएगा जब मैं इन दोनों को आपस में क्या दूंगा? ज़रब दूंगा। तो अगर ATM से पास्कल में जाना हो तो फिर हम 101.325 मतलब 1.01325 इस नंबर से ज़रब देंगे, और जब पास्कल से ATM की तरफ आना होगा तो फिर हम क्या, क्योंकि बड़े छोटे से बड़े यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम इसी नंबर से तकसीम कर देंगे जैसे हम पहले करके आए हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं जिसमें हमने टेम्परेचर स्केल को एक दूसरे के अंदर तब्दील करना है। तो एक एक करके इनको भी करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे सवाल का पहला जुज़ हल करेंगे जिसको ए जुज़ कहा गया है। इसमें बताया गया है कि टेम्परेचर हमने इसको 750 डिग्री सेल्सियस से केल्विन में तब्दील करना है। मतलब जो हमें टेम्परेचर बताया गया है वो डिग्री सेल्सियस में बताया गया 750 डिग्री सेल्सियस, जबकि हमने जो टेम्परेचर मालूम करना है वो टेम्परेचर मालूम करना है हमने केल्विन स्केल के मुताबिक। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में किस तरह से इसको हल किया जाएगा? हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर आपके पास सेल्सियस में दिया गया हो तो उसको केल्विन में तब्दील करने के लिए हमने एक फार्मूला एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के अंदर समझा था, और वो फार्मूला क्या था कि अगर आपने टेम्परेचर मालूम करना है केल्विन स्केल के अंदर तो क्या करेंगे? जो भी टेम्परेचर आपको बताया गया होगा डिग्री सेल्सियस के अंदर उसमें आप जमा कर देंगे 273। ये जमा क्यों करते थे? क्योंकि हम कहते थे कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस ये बराबर होता है किसके? 273 केल्विन के। इस मुनासबत से हम ये ताल्लुक़ बनाते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करना है तो जो भी वैल्यू सेल्सियस के अंदर बताई गई होगी उसमें 273 को जमा कर देंगे। तो हमारे पास वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, हमने केल्विन में मालूम करनी है। तो केल्विन में टेम्परेचर को मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी डिग्री सेल्सियस के अंदर वैल्यू बताई हुई है 750 इसमें जमा कर देंगे 273। जब जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? 1023 केल्विन। ये मेरे पास टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस से किस में निकल आया? केल्विन के अंदर निकल आया। और यही मुतलका जवाब है, हमें केल्विन में ही तब्दील करना था। आगे चलते हैं बी जुज़ की तरफ कि इसको कैसे हल करेंगे। बी जुज़ को सबसे पहले तो बी जुज़ के अंदर देखते हैं हमने करना क्या है। हमने 150 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर तब्दील करना है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमें जो टेम्परेचर दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया गया है। इससे हमने जो टेम्परेचर मालूम करना है वो हमने केल्विन स्केल के मुताबिक मालूम करना है। इसको हल करने के लिए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे जैसे ऊपर वाले सवाल के अंदर, बिल्कुल उसी तरह से कि हम जानते हैं कि
सेल्सियस को केल्विन में तब्दील करने का क्या फार्मूला है? जो भी टेम्परेचर आप केल्विन के अंदर मालूम करना चाहते हैं, उसको मालूम करने के लिए जो टेम्परेचर आपको डिग्री सेल्सियस के अंदर दिया गया है, आप उसमें क्या जमा कर देंगे? 273 जमा कर देंगे। हमें डिग्री सेल्सियस में 150 डिग्री बताए गए हैं, हमने इसमें 273 जमा करने हैं और ये हमारे पास जवाब किसके अंदर आएगा? केल्विन के अंदर। तो जब आप इसको जमा करेंगे तो ये आपके पास आएगा 423 केल्विन। ये टेम्परेचर आपके पास केल्विन में आ जाएगा, मतलब 150 डिग्री सेल्सियस से मुराद 423 केल्विन होते हैं। इसी तरह से तीसरे सवाल के अंदर तीसरे जुज़ के अंदर देखते हैं, दूसरे सवाल का जो सी जुज़ है कि उसमें हमने क्या करना है और क्या कुछ हमें बताया गया है। तो हमने 100 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में मालूम करना है, मतलब हमें टेम्परेचर बता दिया गया और अब की बार हमें टेम्परेचर बताया गया किसमें? केल्विन के अंदर, जबकि हमने टेम्परेचर को मालूम करना है केल्विन की बजाय कौन से स्केल के मुताबिक? डिग्री सेल्सियस स्केल के मुताबिक हमने निकालना है। तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में ये जो तब्दीली है, इसको हम किस तरह से हल करते हैं? हम जानते हैं कि आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के अंदर भी ही ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास केल्विन हो तो उसको सेल्सियस में कैसे तब्दील किया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ा कि अगर सेल्सियस हो तो उसको केल्विन में कैसे तब्दील किया जा सकता है। तो ये फार्मूले दोनों आपको याद होंगे, तभी आप इन तब्दीलियों को आसानी से, इन कन्वर्जन्स को आसानी से कर सकते हैं। तो आपने फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर टेम्परेचर आपने मालूम करना हो कौन से स्केल के मुताबिक? डिग्री सेल्सियस स्केल के मुताबिक, तो आप क्या करेंगे? आपको जो भी टेम्परेचर दिया गया होगा केल्विन स्केल के मुताबिक, आप उसमें से माइनस कर देंगे, मनफी कर देंगे 273। मतलब कि ये जो हमारे पास एक सबसे जो पहला हमने फार्मूला पढ़ा है कि केल्विन में मालूम करने के लिए सेल्सियस से, तो क्या करते थे? सेल्सियस में 273 को जमा कर लेते थे। तो आसान सी बात है, अगर 273 को मैं इस तरफ ले आऊँ तो यही केल्विन में से माइनस होना शुरू हो जाएगी और केल्विन से मनफी होकर ये किसके बराबर आ जाएगी? डिग्री सेल्सियस के। मतलब इसी मसावात को मैं थोड़ा सा तरतीब दूंगा तो मेरे पास ये मसावात बन जाएगी। अलहदा भी यही मसावात लिखी हुई है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल वाले टॉपिक के अंदर। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम डिग्री सेल्सियस के अंदर अपनी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। तो आइए मालूम करते हैं, इसमें वैल्यू लिखते हैं। केल्विन के अंदर हमें वैल्यू बताई गई है कितनी? 100 केल्विन। इसमें से माइनस मनफी 273 करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे पास एक वैल्यू माइनस नेगेटिव साइन के साथ है, दूसरी पॉजिटिव साइन के साथ है और दोनों आपस में जमा या तफरीक हो रही हैं। तो जब भी दो रकमें आपस में जमा या तफरीक हो रही हों तो हम क्या करते हैं? बड़ी वाली रकम में से छोटी वाली रकम को निकाल कर अलामत बड़े वाली रकम के इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक वैल्यू जमा में है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव माइनस में है, मनफी में है। तो आपस में ना ये ज़रब हो रही है ना ये तकसीम हो रही है, जमा माइनस हो रही हैं। तो जमा मनफी की इस हसाबी तरीक़ाकार को मद्देनज़र रखते हुए मैं बड़ी रकम में से छोटी रकम निकाल दूंगा। तो 273 में से 100 जब मैं निकालूंगा तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा? 173 और रकम जो बड़ी है वो 273 है, उसके साथ जो अलामत होगी जवाब में मैं वही अलामत लिखूंगा, तो मनफी 173। अब टेम्परेचर हमारा तब्दील हो चुका है केल्विन से किस में? सेल्सियस के अंदर। तो मेरे पास सेल्सियस स्केल के मुताबिक 100 केल्विन किसके बराबर होना चाहिए? 100 मनफी 173 डिग्री सेल्सियस के बराबर होना चाहिए। चौथा पार्ट देखते हैं, चौथा जुज़ देखते हैं, डी जुज़ सवाल नंबर 2 का, कि इसमें क्या करना है? हमने 172 केल्विन को हमने डिग्री सेल्सियस के अंदर तब्दील करना। मतलब कि हमें टेम्परेचर बता दिया गया है, यहाँ भी टेम्परेचर हमें बताया गया है केल्विन स्केल के मुताबिक, जबकि हमने टेम्परेचर को मालूम करना है सेल्सियस स्केल के मुताबिक। तो केल्विन से सेल्सियस में तब्दीली करने के लिए आपने अभी ऊपर सीखा कि क्या करेंगे? आप सबसे पहले तो वो मसावात लिखेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे जिसकी मदद से हम ये तब्दीली कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर को हमने तब्दील करना है किस में? मालूम करना है किस में? सेल्सियस में। तो फिर क्या करते हैं? जो टेम्परेचर हमें दिया गया है किस में? केल्विन के अंदर, उसमें से हम
मनफी कर देते हैं 273 को, तो हमारे पास जवाब किस में आ जाता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे आपको जो केल्विन के अंदर टेम्परेचर दिया गया है वो कितना है, 172 केल्विन। इसमें से हम मनफी कर देंगे 273 को। अब फिर बिल्कुल वैसे जैसे आपने ऊपर हल किया है, आपके पास दो रकमें हैं, एक के साथ मनफी है, एक के साथ जमा है, और आपस में ये जमा मनफी ही हो रहे हैं। तो ऐसी रकम को हल करते हुए बड़ी वाली रकम में से छोटी वाली रकम को हम निकाल देते हैं और अलामत बड़ी वाली रकम की लगाई जाती है, और इस तरह से हमारा यूनिट भी टेम्परेचर का डिग्री यूनिट भी केल्विन से तब्दील हो चुका है किसमें, डिग्री सेल्सियस के अंदर। इसका मतलब कि 172 केल्विन से मुराद 101 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर आप ये सवाल नंबर 2 हल करना चाहते हैं तो फिर आपको चार्ल्स लॉ से पहले जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल बताया गया है उसमें जो दो फार्मूले दिए गए हैं, सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को सेल्सियस में तब्दील करने का, ये दोनों फार्मूले आते होंगे। तो अब ये सवाल नंबर 2 में जितने भी ये कन्वर्जन है इनको आसानी से कर सकते हैं। और सवाल नंबर 1 करने के लिए आपने गैसेस की खसूसियात में बाब नंबर 5 के बिल्कुल शुरू में गैसेस की खसूसियात में प्रेशर पढ़ा था। प्रेशर के अंदर आपने मुख्तलिफ यूनिट को एक दूसरे में तब्दील करना सीखा था। अगर वो सारी कन्वर्जन आपको आती हैं कि एटीएम के अंदर, पास्कल के अंदर, न्यूटन फी मीटर स्क्वायर के अंदर, या एटीएम के अंदर, या मिलीमीटर मरकरी में किस तरह से हम प्रेशर को तब्दील कर सकते हैं, अगर वो सारी वैल्यू आपको पता है तो आप सवाल नंबर 1 आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपको केल्विन और सेल्सियस के दरमियान तब्दील करने के दो फार्मूले आते हैं तो आप सवाल नंबर 2 को आसानी से हल कर सकते हैं। अजीज़ तलबा तालबात, आपने सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को हल करने के लिए दो मुख्तलिफ़ तरह के फार्मूलों का या नज़रियात का इस्तेमाल किया। सवाल नंबर 1 में आपने प्रेशर में तब्दीली को समझा और सवाल नंबर 2 के अंदर आपने टेम्परेचर की तब्दीली को समझा। अगर आपको प्रेशर के यूनिट को एक से दूसरे में तब्दील करने के लिए आप गैस की खसूसियात में से प्रेशर वाली खसूसियत को अच्छी तरह से याद कर लें, और टेम्परेचर की तब्दीली को याद रखने के लिए आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में दिए गए दो फार्मूलों को अच्छी तरह से याद रख लें, तो आप इन दोनों सवालात को बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई सवाल तब्दीली से मुतल्लिक़ हो तो उसको भी आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।